अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो है वो ऑप्शंस के चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हैं। ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस को देखते हैं। ओटीसी बेसिकली ओवर द काउंटर ऑप्शंस हैं। ये बेसिकली नॉन स्टैंडर्डाइज्ड हैं। ऑप्शंस हमने कहा था एक्सचेंज ट्रेडेड जो है वो स्टैंडर्डाइज थे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी के, उनमें 1000 यूनिट्स होंगे। फर्स्ट करें यूएस डॉलर्स हैं तो 1000 यूएस डॉलर्स होंगे। उनकी जो टाइम टू मैच्योरिटी है वो भी स्टैंडर्डाइज होगी। हमने कहा था 1, 3, 6, 9 और 11 मंथ्स के होंगे। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब यह है कि आपकी क्वांटिटी नॉन स्टैंडर्डाइज्ड हो सकती है, आपकी जो टाइम टू एक्सपायरी है वो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होती है। दे आर क्रिएटेड बाय द राइटर टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बायर। ठीक, तो ये ओटीसी आपके ऑप्शंस कहलाएंगे। इसी तरह जो एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन स्टैंडर्डाइज्ड ऑप्शन है जो हम पहले पढ़ रहे थे, और ये ट्रेड होते हैं एक्सचेंज के ऊपर। अच्छा, करेंसी ऑप्शन की अगर हम स्पेसिफिकेशंस देखें तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट साइज है। जो एक्सचेंज ट्रेडेड है वो हमने कहा था कि स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है 1K, यानी 1000 डॉलर, 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, वट जिस पे भी लिखे गए अंडरलाइंग एसेट पे उसकी क्वांटिटी आपकी स्पेसिफिक होगी। फिर पोजीशन लिमिट है, यानी आप जो है वो आपका जो अकाउंट है वो डिटरमिन करेगा कि आप कितना बाय कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास लिमिट है 50,000 यूएस डॉलर्स के अकाउंट में, तो आप 50,000 डॉलर वाले अकाउंट में ये नहीं होगा कि आप जो है ना 1 लाख जो है वो यूएस डॉलर्स की ट्रेडिंग कर रहे हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो लिमिट जो है वो आपको डिफाइंड होगी। इस तरह बेस करेंसी हमने पहले कहा, जैसे पीकेआर यूएसडी में बेस करेंसी पीकेआर है, यूएसडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बेस करेंसी यूएस डॉलर है। अगर हम न्यूजीलैंड डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें तो इसमें बेस करेंसी जो है वो आपकी न्यूजीलैंड डॉलर है। अंडरलाइन करेंसी इस केस में यूएस डॉलर है, इस केस में जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, इस केस में भी अंडरलाइन करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसी तरह प्रीमियम कोटेशन है, यानी इनकी कॉस्ट कितनी है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मुफ्त में थोड़ी मिलेंगे। इनकी जो प्रीमियम की कोटेशंस हैं वो भी हमें पता होंगी कि इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट का जो है वो रखी है राइटर ने। तो हो सकता है कि पीकेआर यूएसडी में लिखा हो तो वो लिखा होगा 1500 पीकेआर, ठीक है, क्योंकि बेस करेंसी पीकेआर। इसमें इस केस में लिखा होगा, फर्ज करें यूएस डॉलर के केस में फर्ज करें लिखा होगा 3 यूएस डॉलर। इस केस में लिखा होगा फर्ज करें 6 न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये आपकी प्रीमियम कोटेशन है। ग्रॉस पे ऑफ्स ऑन कॉल ऑप्शंस ऑन ऑप्शन पोजीशन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग कॉल में हमने कहा था S-K। यहाँ पे बेसिकली वो एक्सरसाइज प्राइस कह रहा है, तो E और K आपस में एक्सचेंजेबल हैं, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। उसमें आपका लॉन्ग कॉल का जो पे ऑफ प्रोफाइल है, यानी, और इसमें हमने क्या कहा था, अगर आंसर पॉजिटिव होगा तो वो उसको एक्सरसाइज करेगा, और जो डिफरेंस है वो उसका प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आंसर नेगेटिव होगा तो वो उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा, और जो उसे प्रॉफिट लॉस है वो बेसिकली ज़ीरो होगा। इसमें हमने कहा था कि नंबर है, यानी जो वैल्यू है वही आ जाएगी, और नेगेटिव के केस में हम ज़ीरो लिखते। इसी तरह लॉन्ग पुट में हम क्या करते हैं, वो पोजीशन हमारी चेंज हो जाती है, वो आ जाती है K-S, और सिमिलर कंडीशन है, पॉजिटिव तो वैल्यू, और वो उसको एक्सरसाइज भी करेगा, ठीक है, नेगेटिव तो ज़ीरो, और वो उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा।
इसी तरह शॉर्ट कॉल में ये आपकी जो डायरेक्शन है ये इस तरह से हो जाती है। तो शॉर्ट कॉल में बेसिकली वंस अगेन जो बेसिकली कॉल का डायरेक्शन थी वो अपोजिट हो जाती है, सो माइनस साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको फिर k माइनस एस लिख सकता हूँ। तो ये वाला बिहेवियर जो लॉन्ग पुट का बिहेवियर है वो शॉर्ट कॉल में एग्जीक्यूट होगा। और इसी तरह जो शॉर्ट पुट है उसमें ये आपका माइनस जो था, अच्छा ये गलत लिखा है इसमें, ये जो है वो e माइनस एस होना चाहिए, सॉरी इसमें स्लाइड में जो है गलत हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका s माइनस के की पोजीशन पे आ जाएगा, ये वाला, ये और ये सेम, ये और ये सेम हो जाएगा। ठीक, तो लॉन्ग कॉल और शॉर्ट पुट की पोजीशन आपकी सिमिलर बनती है। अच्छा जी, नेट पे ऑफ्स ऑन ऑप्शन पोजीशंस क्या होंगे? बेसिकली नेट पे ऑफ्स हैं कि प्रीमियम्स इनटू अकाउंट हम करते हैं, जो हम कर रहे थे पे ऑफ प्रोफाइल्स। अगर आप रिकॉल करें तो हमने क्या लिखा था कि उसमें से प्रीमियम माइनस करना है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी s माइनस के, उसमें से हम प्रीमियम माइनस कर रहे थे। तो हमने कहा था कि पर यूनिट प्रॉफिट लॉस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी माइनस कॉस्ट। ठीक है, लॉन्ग कॉल में कॉस्ट माइनस होती है। और अगर हम क्या कहते हैं काउंटर पार्टी का देखते थे तो हमने कहा था कि उसमें कॉस्ट प्लस हो जाएगी। तो ये बायर के लिए था और यहाँ पे कॉस्ट को बेसिकली आर से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो ये ऐसे ही रहेगा और ये आपके राइटर का हो जाएगा। अच्छा, फिर कुछ टाइप्स हैं, उनको अगर हम जहन में रखें तो हमारी जो ट्रेडिंग है वो थोड़ी सी इजी हो जाती है। सो ये कॉन्सेप्ट है लॉन्ग स्ट्रेडल का। लॉन्ग स्ट्रेडल क्या है? लॉन्ग स्ट्रेडल पोजीशन उस वक्त बनती है, क्या कर रहे हैं आप, पहले बाइंग कॉल ए, आपने कॉल ऑप्शन ए जो है बाय किए और साथ ही आपने ए का पुट ऑप्शन भी बाय कर लिया। ठीक, सो इट इज़ यूज व्हेन द करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट ड्रामेटिकली, यानी उसकी प्राइस बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है अचानक से। तो मैं इसलिए लॉन्ग स्ट्रेडल की पोजीशन ले रहा हूँ। ठीक, और लॉन्ग स्ट्रेडल में मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कॉल ऑप्शन भी लिए जिसका पे ऑफ प्रोफाइल ये होता है और मैंने पुट ऑप्शन भी लिए जिसका पे ऑफ प्रोफाइल ये होता है। तो अब इसमें होगा क्या, मैं ये तो प्रीमियम पे करूँगा एज ए बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लेकिन अगर कीमत बढ़ी तो मुझे ये बेनिफिट हो जाएगा और अगर कीमत कम हुई तो मुझे यहाँ बेनिफिट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं जो सडन लॉस है उससे बचने के लिए मैं साइमल्टेनियसली दोनों काम कर लेता हूँ। मैंने उसी एसेट की कॉल ऑप्शन भी खरीद लिया और पुट ऑप्शन भी खरीद लिया, तो ये आपका लॉन्ग स्ट्रेडल की पोजीशन कहलाए। फिर शॉर्ट स्ट्रेडल भी है। शॉर्ट स्ट्रेडल क्या है कि मैंने सेल किया है कॉल और कॉल ऑप्शन ए को और मैंने सेल किया है पुट ए को। ठीक, यानी ए के पुट को बाय भी किया और सेल भी किया है। तो ये इसको आप बेहतर है कि आप राइटर के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो आपको आसानी हो जाती है। ये आपका राइटर का कॉन्टेक्स्ट था। सो राइटर जो है वो अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट कर रहा है कि अगर लॉस होगा उसको यहाँ से, तो वो इसके और इसके प्रीमियम से जो है ना इस लॉस को वो अपना प्रोटेक्ट कर लेगा। सो इसकी वजह से उसकी जो पोजीशन है वो लेफ़्ट या राइट को मूव कर सकती है, तो वो अपने लॉस को डाइवर्ट कर लेता है। और ये उस वक्त आप करेंगे व्हेन द करेंसी इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू मूव मच, यानी को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन के चांसेस ना हो। सो इसमें सिचुएशन ये हो गई आपकी कि आपको लॉस जो है वो अल्टीमेटली होगा ही नहीं, यानी अगर यहाँ पे एक्सरसाइज होता है या यहाँ पे एक्सरसाइज होता है, दोनों केसेस में जो राइटर है या जो सेलर ऑफ कॉल और सेलर ऑफ पुट है उसमें जो है वो उसको बेनिफिट ही आ रहा है, वो इस मैक्सिमम लॉस की तरफ
या इस मैक्सिमम लॉस की तरफ नहीं जाएगा। इसी तरह एक और स्ट्रेटजी है लॉन्ग स्ट्रैंगल की। लॉन्ग स्ट्रैंगल क्या है? इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बाइंग कॉल बी, ठीक है, और उसका काउंटर आपने क्या किया है, ए का पुट भी बाय कर लिया। सो दो, वंस अगेन दो चीज़ों की बाइंग कर रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन बी का कॉल पुट जो है वो हम बाय कर रहे हैं और ए का पुट ऑप्शन जो है वो हम बाय कर रहे हैं। सो इससे नॉर्मली जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कह रहा है कि स्ट्रैडल से ये स्ट्रेटजी चीपर पड़ती है। इसमें आपको जो कॉस्ट के चांसेस हैं वो मिनिमम होते हैं। सो आपके जो फर्ज करें स्ट्रैडल था, स्ट्रैडल में कॉस्ट कर रहे थे दोनों कॉन्ट्रैक्ट, फर्ज करते हैं हम PKR 3000 के, तो जब आप स्ट्रैंगल करेंगे तो स्ट्रैंगल में जो है वो आपको इसकी कॉस्ट फर्ज करें 2500 पड़ रही होगी। तो ये फ़र्क है दोनों केसेस। इसका मतलब है शॉर्ट स्ट्रैंगल भी होगा। शॉर्ट स्ट्रैंगल में क्या करेंगे, अब देखें अपोजिट बिहेवियर है, हम सेल कर रहे हैं ए के पुट ऑप्शन को और फिर हम सेल कर रहे हैं बी के कॉल ऑप्शन। सो ये पुट एंड कॉल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट अंडरलाइंग एसेट्स में। सो इसमें दोनों में, उसमें हम बाइंग कर रहे थे, ये ज़हन में रखिएगा, लॉन्ग पोजीशन का मतलब बाइंग है। सो उसमें हम बाइंग करेंगे और जो शॉर्ट पोजीशन है उसमें हम सेल करेंगे। अच्छा, जो हमारा स्ट्रैडल था, स्ट्रैडल में हम सिमिलर एसेट को ही के ही कॉल और पुट को जो है हम बाय कर रहे थे और सेल कर रहे थे, लेकिन स्ट्रैंगल में हम जो लॉन्ग स्ट्रैंगल था उसमें हम बी के जो है वो कॉल को बाय कर रहे थे और जो है वो ए के कॉल को जो है ए के पुट को जो है वो हम बाय कर रहे थे। और यहाँ पे शॉर्ट में हम दोनों सेल कर रहे हैं, लेकिन ए का पुट है और बी का कॉल है। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑप्शन की प्राइसेस को डिटरमिन करते हैं? एक तो फैक्टर है जो एक्सरसाइज एक्सचेंज रेट्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखे हुए हैं, जिसे हम के या ई से हम लिख रहे हैं। सो ये आपकी ऑप्शन की प्राइसेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। सो ये फ़र्ज़ करें जैसे आजकल PKR USD हमारे यहाँ चल रहा है 158 का, और अगर हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है 3 महीने बाद का 160 का, तो ये हमारे जो ऑप्शन प्राइसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब अगर यही 162 होता और करंट रेट हमारा 158 चल रहा है, तो 158 के जो ज़्यादा करीब हैं, आप देख सकते हैं कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आपको 160 में कम मिलेगी, 162 में ज़्यादा मिलेगी। सो अगर ये डिफरेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जो एक्सरसाइज प्राइस के एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि आपकी जो करेंसी है वो डेप्रिसिएट होने वाली है, उसकी वजह से आपकी जो ऑप्शन की प्राइसेस हैं वो कम या ज़्यादा हो सकती हैं। इसी तरह टाइम टू एक्सपायरी, फर्ज करें हम कहते हैं कि 1 मंथ का रेट डिफरेंट होगा और 3 मंथ का रेट डिफरेंट होगा और 6 मंथ का रेट डिफरेंट होगा। सो हमें तो कल का नहीं पता पाकिस्तान जैसी करेंसी में कि 158 से ये कहाँ जाएगा, 160 पे जाएगा, 162 पे जाएगा। तो उसके लिए प्रीमियम जो है वो, या जो ऑप्शन प्राइस है वो हम फर्ज करें 3 रुपीज़ सेट करते हैं इसके लिए 160 के लिए, और 5 रुपीज़ करते हैं 162 के लिए। तो अब अगर ये 1 मंथ का है तो ये प्राइसेस 1 मंथ की दी हुई हैं। फर्ज करें 3 मंथ का है तो ये प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। फर्ज करें ये 4 का होगा और ये 6 का हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो उससे ऑब्वियसली आपकी जो कॉस्ट है या ऑप्शन प्राइस है वो बढ़ने के चांसेस हैं। फिर इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू हमने कहा था कि जो S माइनस के या K माइनस S से जो हम डिटरमिन कर रहे हैं वो क्या है। अगर वो फेवरेबल आने के चांसेस हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर भी आपकी जो ऑप्शन प्राइसेस हैं वो उसका प्रीमियम जो है वो ज़्यादा होगा। फिर एक फैक्टर है एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी का। सो वोलेटिलिटी बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम सिग्मा से लिखते हैं।
सो ये वेरिएंस के बराबर नहीं है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो वेरिएंस बेसिकली सिग्मा स्क्वायर होता है, ठीक। सो वोलेटिलिटी का मतलब, लफ्जी मतलब अगर आप देखें तो आप हमेशा सिग्मा मानेंगे उसको सिग्मा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ऑप्शन प्राइसेस में बाकी फैक्टर्स क्या है, ऑप्शन की टाइप कौन सी है, कॉल है, पुट है, ठीक है। आप जो है वो अमेरिकन है या यूरोपियन है। देखें यूरोपियन तो एंड पे एक्सरसाइज होनी है ना, तो चांसेस हैं कि ये चीप होंगे आपको, लेकिन आपकी जो अमेरिकन है इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि ये आप किसी भी टाइम पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये फैक्टर्स जो है वो उसको अफेक्ट करते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट रेट का एलिमेंट भी है, हमने कहा था टाइम वैल्यू भी तो अफेक्ट करती है। जो 3 महीने बाद का रेट है उसकी जब आप प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो उसके प्राइसेस में अपना फैक्ट डालता है। फिर फॉरवर्ड स्प्रेड और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या है। तो फॉरवर्ड स्प्रेड बेसिकली है आपका फॉरवर्ड आस्क माइनस फॉरवर्ड बिड, और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या है कि इंटरेस्ट रेट का जो आस्क और सॉरी एब्रीवेशन जो है वो गलत लिख रहा हूँ मैं, इसको हम कर लेते हैं। इंटरेस्ट का एब्रीवेशन हम ये लिख लेते हैं आपकी, नहीं पीछे हमने आर लिखा है तो आर लिख लेते हैं। तो इसका आर माइनस जो आर बी है, यानी आस्क रेट, इंटरेस्ट रेट का और बिड रेट वो क्या है। इसी तरह फॉरवर्ड रेट का आस्क और बिड में डिफरेंस कितना है। फॉर एग्जांपल ये है 162 और ये 160, ठीक है। ये है 11% और ये है फर्ज करें 10%। तो ये जो डिफरेंस है इसका 1% का और इधर 2 रुपीज़ का, कहता है कि ये भी जो है ना अपना इम्पैक्ट ऑप्शन की प्राइसेस पे डालता है। अच्छा जी, मेजर्स ऑफ सेंसिटिविटी क्या है ऑप्शंस की। ये जितने भी वेरिएबल्स थे इनको अगर हम सामने रखें तो सबसे बड़ा जो सेंसिटिविटी मेजर है वो है हमारे पास डेल्टा, और ये है बेसिकली प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू स्पॉट एक्सचेंज रेट। प्रीमियम क्या है, प्रीमियम को अगर मैं लिखूं तो ये वैल्यू ऑफ ऑप्शन है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्पॉट रेट। तो मैं इसको डेल्टा को जो है वो मैं ऐसे सिंबलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मैं इसको लिख सकता हूँ V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय S2 माइनस S1, ठीक। तो ये मेरा डेल्टा आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि मेरे पास अगर वैल्यू गिवन हो, स्पॉट गिवन हो और ये डिफरेंट टाइम पीरियड्स में गिवन हो, 1 2 3 फर्स्ट करें, वैल्यू गिवन है मुझे जिसे हम ऑप्शन वैल्यू या ऑप्शन प्रीमियम भी कह रहे हैं, ठीक है। तो वो गिवन है हमें, फर्ज करें इसका है 3 रुपये, इसका है 4, इसका है 5, ये हमें गिवन है। और एस नॉट जो वो हमें गिवन है, फर्ज करते हैं 50, 60 और 55, ये गिवन है। सो मैं बड़े आराम से जो डेल्टा 1 है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। V2 क्या है, V2 है 4, V1 क्या है 3, ठीक है। S2 माइनस S1, सो S2 इज 60 माइनस 50, तो यह आएगा 1/10, ठीक है। 4 माइनस 3 और ये 60 माइनस 50 10, तो ये मेरा डेल्टा 1/10 होगा। इसी तरह डेल्टा 2 क्या होगा, सो डेल्टा 2 देखें वो होगा V3 माइनस V2, सो V3 यानी 5 माइनस 4, ठीक है। और फिर होगा S3 माइनस S2, तो S3 है जी 55 और S2 है 60, तो इसका आंसर आएगा -1/5। तो क्योंकि इसका आंसर -5 आता है ना, तो आंसर आएगा हमारे पास डेल्टा 2 जो है वो -1/5 है। इसी तरह जो दूसरा मेजर है हमारा वो उसको कहते हैं हम जो मेजर्स ऑफ सेंसिटिविटी में, इसको बेसिकली हम
ऑप्शन ग्रीक्स भी कह देते हैं, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंसिटिविटी को ऑप्शन ग्रीक्स भी कह देते हैं। तो ये ग्रीक लेटर्स हैं बेसिकली, डेल्टा, गैमा, वेगा, रो। सो जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े हैं उनकी बेसिस पे ये कंप्यूट हो जाता है। अब गैमा क्या है? गैमा है बेसिकली डेल्टा के हिसाब से स्पॉट एक्सचेंज रेट। सो इसका मतलब ये है कि इसका जो गैमा का सिंबल है वो ये है, और ये कैलकुलेट होगा चेंज इन डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्पॉट रेट। यानी मैं इसको फार्मूला में लिखूं तो ये आएगा डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय S3 माइनस S2। तो ये हमने लेटेस्ट स्पॉट रेट इसमें रखना है। और डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 यानी डेल्टा 2 क्या था हमारे पास, -1/5 माइनस डेल्टा 1 यानी 1/10, और इसको डिवाइड करेंगे S3 माइनस S2 यानी 55 माइनस 60 से, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इसको अगर आप रिजॉल्व करें तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे बेसिकली, तो ये आएंगे -15/50 डिवाइडेड बाय -5, ठीक। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 50 है इससे नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाना है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको और इसको कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है आंसर आएगा 3/50 प्लस में, तो ये मेरा गैमा आ जाएगा, ठीक। सो ये मुझे अब स्पॉट रेट, ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है, उसके दरमियान में रिलेशनशिप ये दोनों वेरिएबल्स बता रहे थे, डेल्टा और गैमा, ठीक है। तीसरा वेरिएबल है हमारे पास थीटा। थीटा बेसिकली टाइम टू एक्सपायरी के साथ रिलेशनशिप है। सो फर्स्ट करें, थीटा हमें टाइम दिया हुआ, तो टाइम है जी, ये हमने पहले 1 2 3 इसको लिखा है, तो हम कहते हैं कि ये 1 मंथ है, ये 2 मंथ का है, और ये 3 मंथ का है, ठीक है। सो हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो थीटा को मेजर करना है तो ये आएगा चेंज इन प्रीमियम वैल्यू से हम v से लिख रहे हैं उसको, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। सो v2 माइनस v1 हमें पता है कि वो था 4 माइनस 3, ठीक है, और t2 माइनस t1। सो ये 2 मंथ्स और 1 मंथ हमारे पास गिवन है। सो इसका मतलब ये है, इसको हम 2/12 माइनस 1/12 करेंगे, तो ये आएगा जी 1/1/12। सो जो थर्ड डिवाइज़र है वो आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका मतलब है ये 12 आ जाएगा। सो मेरे पास थीटा 1 जो है वो 12 आ जाएगा। इसी तरह मैं थीटा 2 फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो थीटा 2 के लिए फार्मूला क्या था, v3 माइनस v2 डिवाइडेड बाई t3 माइनस t2। सो ये आया था हमारे पास 5 माइनस 4, ये तो +1 आ जाएगा, और ये था हमारे पास 3/12 माइनस 2/12। सो इसका आंसर वही 12 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपका थीटा 2 हो जाएगा। इसी तरह आपका जो नेक्स्ट वेरिएबल है मेजर ऑफ सेंसिटिविटी में वो है वेगा, और वेगा है विद रिस्पेक्ट टू वोलेटिलिटी। सो फर्स्ट करें, वही 1 2 3 है हमारे पास, वैल्यू क्या था 3 4 5 था, और हमारे पास नया वेरिएबल यहाँ पे सिग्मा है, तो मैं सिग्मा लिख लेता हूँ 10%, 20% और फर्स्ट करते हैं 30%, ठीक। तो मेरे पास वेगा की एब्रीवेशन ये है, इसको हम लिखते हैं डेल्टा वी ओवर डेल्टा सिग्मा। इसका मतलब है मैं फार्मूला लिखूंगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, ठीक है। सो v2 माइनस v1 था हमारे पास 4 माइनस 3, और जो था सिग्मा था 20% यानी 0.2 माइनस 0.1, ठीक है। तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.1,
तो ये आएगा जी 10। ठीक, इसी तरह मैं वेगा 2 फाइंड आउट करना चाहता हूँ अगर, तो वो होगा 5 माइनस 4 यानी V3 माइनस V2, और ये वंस अगेन 0.1 ही आएगा, 30 माइनस 20 0.1 ही आएगा, तो इसका मतलब है कि ये 10 ही आएगा क्योंकि 1/0.1 10 होगा। तो ये हमारे पास वेगा 1 और वेगा 2 आ जाएगी। ठीक है, और आखिरी था हमारे पास इंटरेस्ट रेट का फैक्टर था। इंटरेस्ट रेट हम इसको आर से यानी इटैलिक आर से हम लिखते हैं, तो ये रॉ का सिंबल है, और रॉ है बेसिकली चेंज इन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, यानी V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। ठीक है, यहाँ हम R को अज्यूम कर लेते हैं 5%, 8% और 10%। सो ये आ जाता है हमारे पास, ये तो था 4 माइनस 3, और ये आएगा 0.08 माइनस 0.05, तो यह 1/0.03 आ जाएगा। सो ये आएगा 100/3, इसका मतलब है 33.33 आ जाएगा। और ये तो था रॉ 1, अगर मैं रॉ 2 फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो होगा 5 माइनस 4 यानी V3 माइनस V2, और ये आएगा जी हमारे पास R3 माइनस R2 यानी 0.1 माइनस 0.08, तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.02, और ये आ जाएगा 50। ठीक है, सो ये हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंसिटिविटी या ऑप्शंस ग्रीक्स, ऑप्शन के ग्रीक्स भी जो है वो हमने इसमें स्टडी कर ली। अच्छा, एग्जॉटिक ऑप्शंस का एक कॉन्सेप्ट है लास्ट जो है, एग्जॉटिक किसको कहते हैं, जिसे हम कह रहे हैं स्पेशलाइज्ड बेसिकली। ठीक है, सो ये स्पेशलाइज्ड ऑप्शंस हैं, इनके स्पेशल फीचर्स हैं। सो नॉकआउट ऑप्शंस क्या हैं? नॉकआउट ऑप्शन ये है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, तो मेरे पास फर्ज करें 2 ऑप्शन हैं, सो या मैं इसको एक्सरसाइज करूँगा या इसको एक्सरसाइज करूँगा, तो जब मैं इसको एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली नॉकआउट होगा, तो ये नॉकआउट ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, सो यानी बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑब्वियसली एक सर्टन पॉइंट पे चूज करेंगे, लेकिन बेसिकली ये नहीं कि ये नॉकआउट ऑप्शन है, ये पूरा जो एलिमेंट था ये आपका नॉकआउट ऑप्शन का था कि आपके पास विद इन एन ऑप्शन 2 ऑप्शन हैं, फर्स्ट करें ये कॉल नॉकआउट ऑप्शन थी। ठीक है, तो आपने अंडरलाइंग एसेट परचेज करना है, सो आगे चल के ये 1 मंथ है, ये 3 मंथ के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आ जाती हैं, 2 ऑप्शन बन जाती है, और इसकी जो एक्सरसाइज प्राइस है फर्स्ट करें वो 40 है, और इसकी एक्सरसाइज प्राइस जो है वो फर्स्ट करें 45। सो आपको उस वक्त जो मार्केट में स्पॉट रेट मिल रहा था, फर्ज करें 3 महीने के बाद आपको जो स्पॉट रेट मिल रहा था वो मिल रहा था 43 का। सो अब आप इसको तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते ना, इस पे तो नहीं खरीदेंगे, आप इस पे खरीदेंगे, तो इसका मतलब है आप जो ही इसको एक्सरसाइज करेंगे तो ये वाली जो ऑप्शन है ये आपकी नॉकआउट हो जाएगी। इस तरह पाथ डिपेंडेंट ऑप्शन है, सो इसमें आप जो है वो चेन ऑफ इवेंट्स डिफाइन कर लेते हैं, अगर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, ठीक है, तो फिर ये ऑप्शन जो है वो मेच्योरिटी की तरफ जाएगी। अब ये टाइम बेस्ड भी हो सकते हैं, फर्स्ट करें ये पीरियड जो है वो 1 मंथ के, ठीक, और इसमें कंडीशन पाथ डिपेंडेंट इसलिए हो सकते हैं, कंडीशन ये हो सकती है कि इफ प्राइसेस गो अप, यानी अगर प्राइसेस बढ़ी तो हम इस ऑप्शन को एक्टिव मानेंगे, और फिर उसमें जो है वो आपको एक्सरसाइज या नो एक्सरसाइज की ऑप्शन मिलेगी एट दी एंड। ठीक, सो ये पाथ डिपेंडेंट है। सो अगर प्राइसेस ने ये बिहेवियर शो किया तो तब ये एक्टिवेट होगी, अगर प्राइसेस ने ये बिहेवियर शो किया
जिसमें आपको ऑन एवरेज डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं ये प्राइसेस, तो आप ये ऑप्शन वैसे ही नल एंड वाइड हो जाएगी। इसी तरह कंपाउंड ऑप्शन है, यानी एक ही में आपको 2-3 फैसिलिटीज़ जो है वो इकट्ठी मिल जाए, सो कंपाउंड ऑप्शंस कहलाते हैं। यानी आपको अंडरलाइंग एसेट बाय करने की भी ऑप्शन मिल जाए और सेल करने की भी ऑप्शन मिल जाए। सो ये आपके जो बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या होल्डर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उस पर डिपेंड करता है कि उसने उसको एक्सरसाइज करना है या नहीं करना और किस कॉन्टेक्स्ट में एक्सरसाइज करना है। सो ये उस वक्त क्रिएट की जाती है जब आपने कॉल एंड पुट ऑप्शन इकट्ठी ली हैं। ये बेसिकली उस वक्त क्रिएट की जाएंगी जब आप ये समझेंगे कि जो प्राइसेस का बिहेवियर है वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होने वाला है। एक दूसरा, आपको ये भी नहीं पता कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फ्यूचर में किस में होगी। यानी फ़र्ज़ करें आपको पेमेंट आनी है यूएस डॉलर्स में, लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहता है कि यूएस डॉलर्स की बजाय यूरोज़ भी आ सकते हैं। सो अब मुझे दोनों में फ्लक्चुएशंस का डर है, तो मैं दोनों के लिए साइमल्टेनियस ऑप्शन जब परचेज़ करूँगा तो लिखूँगा कि चाहे मुझे यूरोज़ मिलें चाहे मुझे यूएस डॉलर्स मिलें, एक्साइज प्राइस इस केस में ये होगी और इस केस में ये होगी। तो फिर उस केस में आपका जो कंपाउंड ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। फिर चूज़र ऑप्शंस की एक टाइप है हमारे पास। सो ये वो ऑप्शंस हैं जिसमें आपको जो है वो चॉइस मिल जाती है। फ़र्ज़ करें राइटर ने जो है आपको ऑप्शन दिया है कि आप अंडरलाइंग एसेट परचेज कर सकते हैं मुझसे यूएस डॉलर, यूरोज, ठीक है, और फर्स्ट करते हैं जापानीज येन, ठीक है, और हर एक की एक्सरसाइज प्राइस जो है वो गिवन है। तो ये कंपाउंड का एलिमेंट भी है, ठीक, और उसमें से मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे तो जो है वो सिर्फ जापानीज येन वाला चाहिए, तो ये चूज़र ऑप्शन हो जाएगी। बाकी मेरे केस में नल एंड वॉइड करार दिए जाएंगे, ठीक। सो मैंने खुद चूज़ कर लिया कि मैं सिर्फ इसमें डील करना चाहता हूँ, मुझे बाकी नहीं चाहिए। तो ये अलग अलग से भी आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं, और कंपाउंड में भी आप जो है वो एक सेलेक्टिव एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं, तो उस वक्त ये चूज़र ऑप्शन हो जाएगी। Okay ji, that's it for today's lecture. If you have any queries, please ask. Take care ji, see you next week. Allah Hafiz.